ओके। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे लिक्विड प्लस लिक्विड और मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल, राइट। और सॉल्यूशन का नाम क्या था? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होता है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डील करते हुए मैंने इक्वेशन डेवलप किया था। और दिस टू इक्वेशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। बाद में मैंने रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों को मिक्स किया था, राइट। वो उसके पीछे का वजह था कि मुझे अगर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना रहेगा तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर एक और फार्मूला डेवलप किया था, 1/PS इक्वल टू क्या था? एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी, राइट। और इसका ग्राफ पे हम लोग काम कर रहे थे। ओके। मैक्सिमम एक्स ए का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 1। अगर आप एक्स ए इक्वल टू 0 यहाँ मान रहे हैं तो एक्स ए इक्वल टू 1 इधर ही मानना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, राइट। और कौन सा इक्वेशन था स्टूडेंट? पी ए इक्वल टू वाट? तो कैसा इक्वेशन रहेगा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू वाट? पी नॉट ए। और जब एक्स ए इक्वल टू 1 पे पहुंच गए, मतलब आपका एक हम लोग मान रहे थे सॉलिड को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा? पी नॉट ए। एट द सेम टाइम एक और ग्राफ ड्रॉ किए थे। अब वो ग्राफ किसका था? पी बी इक्वल टू वाट? पी नॉट बी एक्स बी, राइट। और अगर हम लोग ए और बी का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जहाँ पे एक्स ए 1 है वहाँ पे एक्स बी क्या रहेगा? 0। और जहाँ पे एक्स ए 0 है वहाँ पे तो इस केस में यहाँ पे एक्स बी क्या हो जाएगा? 1। एग्री। तो अब हम लोग को ग्राफ के लिए इस तरफ जाना है या इस तरफ बढ़ना है? तो स्लोप भी उसी तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे। ए भी क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और मैंने वहाँ पे सपोज, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऐसा ही होगा, बट मैंने सपोज कर लिया था कि पी नॉट ए का वैल्यू, मतलब मेरा सॉल्यूट ज़्यादा वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ये मैंने अपना थ्योरी में एजम्पशन लिया, इसका उल्टा भी हो सकता है, करेक्ट है। अब इन दोनों ग्राफ को एक ही साथ दिखाना है, राइट। एक किसका लाइन है? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे पी नॉट बी रहेगा, बोलिए यस। और एक किसका लाइन हो गया? तो इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ आप प्रेजेंट करते हो तो कैसा दिखेगा? एक साथ मिला दिया। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्स से 0 तो एक्स भी 1, बोलिए यस। और यहाँ पे एक्स से 1 एक्स भी, तो एक्स से के लिए मैं किधर बढ़ रहा हूँ? इस तरफ। और एक्स बी के लिए किधर जा रहे हैं? इस तरफ। करेक्ट है। एक किसका ग्राफ? पीवी का। और एक किसका ग्राफ?
पीए का। तो क्या इतना बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जब लिक्विड और लिक्विड का हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो मिसेबल और आइडियल सॉल्यूशन है, तो पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन आया है, राइट। और एक साथ दोनों दिखा दिए। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, पी नॉट बी, और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट, पी नॉट। सही है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अब मुझे ग्राफ चाहिए ग्राफ ऑफ पी एस वर्सेस एक्स ए, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए और इक्वेशन यहाँ पे है। ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि सर वेरिएबल दो है। बोलिए यस, कोई बात नहीं है, दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो आप लोग। पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी को क्या एक्स ए के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। देन पी एस इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो पी नॉट ए अब माइनस पी नॉट बी एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी। अब तो ड्रॉ हो जाएगा। अब बोले कैसा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जिसका इंटरसेप्ट, तो क्या आप ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास, आराम से आराम से आराम से, कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइलेंट कर लीजिए, कुछ घबराने की बात नहीं, साइलेंट कर लो स्टूडेंट, मुझसे भी हो सकता है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो इसका ग्राफ सपोज कीजिए कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और मैं प्रेशर का दो लाइन खींच रहा हूँ जानबूझ के, राइट। और यहाँ पे मेरा अब पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स से प्लस पी नॉट बी, और यहाँ पे एक्स से 0 है और यहाँ पे एक्स से 1 है। अब बोलो भाई, यहाँ पे एक्स से 0 रहेगा, वहाँ पे पी एस का वैल्यू पी नॉट बी। और ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका होता है कि बस दो पॉइंट मिल जाए तो मिला देंगे, और जहाँ पे एक्स से 1 हो जाएगा, एक्स से 1 पुट कीजिए उसमें, पी नॉट एक्स से 1 का मतलब प्योर ए, और हम लोग पी नॉट ए का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा माने हैं, राइट। क्या इन दोनों को मिला दें, अब यहाँ पे स्लोप का काम कौन करेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, किसका ग्राफ, बोले पी एस का, किसका, पी एस, पी एस वर्सेज व्हाट, पी एस वर्सेज, अब पी एस वर्सेज एक्स भी अलग रहेगा, टोटल प्रेशर का ग्राफ दो अलग ग्राफ में लगा या सेमी ग्राफ रहेगा, तो पी एस वर्सेज एक्स भी ड्रॉ करते तो स्लोप निगेटिव रहता, तो ऐसा ही ग्राफ नजर आता, डिफरेंट ग्राफ रहता या एग्जैक्टली यही लाइन रहेगा, एग्जैक्टली यही लाइन रहेगा, करेक्ट है। अब
एक मिनट देखो स्टूडेंट, एक ही ग्राफ में सब प्रेजेंट कर दिया। एक किसका ग्राफ है? एपीएस का है, समझे? तो अब समझ में आया कि एक ग्राफ, तीन ग्राफ जो दिया रहता है एनसीईआरटी में एक साथ, तो एक्चुअल में ग्राफ रटने वाला नहीं था, वो ड्रॉ करने वाला था, मैंने ड्रॉ किया, राइट? और टफ भी नहीं था, तो मैंने तीन अलग, इस ग्राफ और इस ग्राफ को, तीनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में दिखा दिया हूँ। पहले सबको इंडिविजुअल दिखाया, फिर सेम पैरामीटर में दिखा दिया, करेक्ट है? और इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसका है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब दो वर्टिकल एक्सिस बनाए हैं, किसका है? प्रेशर का है, राइट? ये मैंने ये नहीं बोला कि ये किसका प्रेशर का है, ये सिंपली वेपर प्रेशर का है। किसका है? वेपर प्रेशर का है, करेक्ट है? आप लोग को सीपी ऑफ सॉल्यूशन का क्लास असाइनमेंट मिला है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का क्लास असाइनमेंट मिल गया है ना? देखिए कौन सा है। हाँ ठीक है, यही। अभी इसका क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन लिखेगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4 इक्वल टू 114.9 टॉर and vapor pressure of SnCl4 is 238.3 torr. Suppose ideal behavior calculate total vapor pressure of solution. Calculate total vapor pressure of solution containing सॉल्व कीजिए। अच्छा, टेम्परेचर मैंने क्यों फिक्स कर दिया? टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रॉल्स लॉ लगा सकते हैं? और एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, तो कोई बात नहीं है, इसे हम लोग ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? बी। पी नॉट ए एक से प्लस, हो तो गया स्टूडेंट, एक लाइन का तो क्वेश्चन है। अब एक लाइन का है नहीं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखना है, पी नॉट है तो आपके हाथ में है हाउ मच? 114.9 एक से प्लस पी नॉट भी कितना? 238
38.3 XB। आप लोग सिर्फ हाँ और ना बोलिएगा कि मैंने सही वैल्यू, सही काम किया। ए क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। और ए क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। और ए क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ SnCl4। मोल ऑफ CCl4 डिवाइड बाई टोटल मोल, ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन, जिसको ये माने हैं। और बी के लिए क्या दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा या 1 - x से कर देंगे? यहाँ उसका वैल्यू उठाकर यहाँ डालिए और आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस ग्राफ, यहाँ देखो स्टूडेंट, इस ग्राफ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P0A और P0B के बियॉन्ड रहेगा या उसके बीच में रहेगा? इसके बीच में रहेगा, करेक्ट है। तो यहाँ भी कैलकुलेशन करके क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी बोलो भाई, विच वन आर मोर वोलेटाइल, SnCl4। और इसका वेपर प्रेशर प्योर का ये है, इसका ये है, तो सोल्यूशन का क्या इससे कम रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, या इसके बीच का वैल्यू आना चाहिए? इसका बीच का वैल्यू ही आएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन एट 40 डिग्री C उसको आगे लिखेगा। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन एंड टॉलिन and also calculate total pressure of solution, and also calculate total vapor pressure of solution. If mole fraction of benzene in solution ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो टॉलिन का नहीं दिया तब भी काम चल जाएगा, 0.6 हो जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। ये मैंने बेंजीन को माना था, थोड़ा सा लेने नहीं लगे। और पी वी इक्वल टू वाट, बी किसको बना था? टॉलिन को। P0B XB 59 × 0.6
एक्स भी कितना हो जाएगा, 1 - x से हाउ मच, 0.6। कितना आया इसका वैल्यू, यस 73, 73.6। ये कितना आया, 85.35, 35.4। पी एस क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, बोलिए यस। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 109 टॉर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिस एंड दिस। और इसमें एक लाइन छूट गया स्टूडेंट, हालांकि नहीं मेंशन किए हैं तो आप खुद से आइडियल ही मानिएगा, बट आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल में एक एग्जांपल ये भी था, बेंजीन और टोलिन में बस एक कार्बन का डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का है और सिमिलर कैरेक्टर का है, बट क्वेश्चन मेंशन कर लीजिए, सपोज दैट सॉल्यूशन इज आइडियल, सपोज दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। यहां देखो स्टूडेंट, क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहां देखिएगा सब लोग, पी ए इक्वल टू पी ए, बोलिए यस, पी नॉट ए एक्स है, एक कौन सा लॉ, रोल्स, और एक्स डैश एक इंटू टोटल प्रेशर, एक कौन सा लॉ, डाल्टन। हम लोग क्या करेंगे, रोल्स लॉ और डाल्टन लॉ को मिला देंगे, बोलिए यस। भाई पी ए इक्वल टू पी ए तो लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स ए है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ए हर, एक्स डैश क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये थ्योरी पार्ट में ही पढ़ाए थे, तो ए वैल्यू तो आप निकाल के रेडीमेड हो, तो क्या यहाँ से एक्स डैश से निकल जाएगा, बोलिए यस। क्या लिखेंगे, पी नॉट ए, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं, हाउ मच, 73.6, और डिवाइडेड बाई पी एस का वैल्यू तो निकाले हुए हैं, तो 73.6 और डिवाइड बाई, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताइएगा कितना, 0.67 या 675। आगे तो बढ़िए, तो 5 आना चाहिए, देखिए तो 5 आता है। यहाँ के बाद तो रॉकेट साइंस है नहीं भाई, कैलकुलेट ही, डिवाइड ही करना पड़ेगा, एक्स डैश ए, सही है, एक्स डैश भी कितना हो जाएगा, 1 - एक्स डैश ए, बोलिए यस। तो 1 - एक्स डैश तो आपके हाथ में है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0. ए हो गया। अब 1 मिनट रुका स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन, ठीक तो है, ये भी ठीक है, ओके। क्वेश्चन हम लोग का आंसर आ गया, बट यहाँ देखो स्टूडेंट, एक्स से कितना था, 0.4, और एक्स भी कितना था, 0.6, और ए किसको मान रहे थे, बेंजीन को, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना था, प्योर ए का, पी नॉट ए था 184 टॉर, राइट, और पी नॉट भी क्या था, इन दोनों डेटा को देखकर क्या लगता है, विच वन आर मोर वोलेटाइल, बेंजीन आर मोर वोलेटाइल विथ, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, वो वेपर ज़्यादा क्रिएट करेगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब बेंजीन आर मोर वोलेटाइल, राइट। और बेंजीन का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या था,
0.4। आगे चलकर इस मेथड का यूज करेंगे। कैसे हम लोग किसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं? किसी भी दो कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? अगर उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस का हम लोग उस मेथड को यूज करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन करते हैं, राइट। अब यहाँ देखिएगा, बेंजीन का सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन 0.4 है, वेपर में जाकर उसका मोल फ्रैक्शन कम हुआ या ज़्यादा हो गया? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा हो गया? वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था, तो कौन ज़्यादा फास्टर रेट से जाएगा? यस, ऑलवेज ऐसा मिलेगा। अगर आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, सॉल्यूशन फेज में जो मोल फ्रैक्शन था उसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। बोलिए यस। और जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जो उसका सॉल्यूशन में था उसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा, और ऑलवेज ऐसा होगा। अरे मैं नहीं बोल रहा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल रहा है। अरे रियलिटी में भी रहा होगा, तो क्या इसको ऑब्जर्वेशन लिख लें कि मैं यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया? लिखिए, द कंपोनेंट whose volatile character are more, the component whose volatile character are more then its mole fraction in vapor phase increases with respect to mole fraction in liquid phase. Then its mole fraction in vapor phase increases with respect to mole fraction in liquid phase. On the other hand, the component whose volatile character are less then its mole fraction in vapor phase decreases with respect to mole fraction in liquid phase. और अगर एक कंक्लूजन दे रहे हैं इसका मतलब हर जगह वैलिड रहेगा, करेक्ट है? तो ये बात समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन बनाए, बाद में ऑब्जर्व कर लिए कि भाई ऐसा मिल रहा है। बेंजीन का लिक्विड फेज में 0.4 था और सोल्यूशन में बढ़ गया, वेपर में बढ़ गया। उसके पीछे का वजह क्या है? तो उसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, तो जब वेपर में जाने का टाइम आएगा तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका मोलिक्यूल ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा प्रोपोर्शन में जाएगा, तो क्वाइट ओबेसली वहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, करेक्ट है? बट इस पर अभी बहुत बात करना है स्टूडेंट, इसको हटाएं। हो गया? अब एक और क्वेश्चन बनाइए। लिक्विड ए एंड बी liquid A and B form ideal solution. At 50 डिग्री। अब देखिए आइडियल सोल्यूशन बोल देंगे, इसका मतलब ये बार बार नहीं बोलूंगा कि रॉल्स लॉ फॉलो करेगा, बिकॉज रॉल्स लॉ का कहानी ही वो है, आइडियल सोल्यूशन ओबेइंग विच लॉ? रॉल्स लॉ, करेक्ट है? At 50 degree C, total vapor pressure of solution. At 50 degree C, total vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 2 mole of B equal to 300 torr. Full stop. When 1 more mole of A is added, when 1 more mole of A is added, then vapor pressure of solution becomes 400 torr. एक मिनट, पहले ए का कितना मोल था? 1, बी का कितना? 2, बाद में क्या बोला गया है?
ए का एक और मिला दिया, तो अब कितना हो गया, दोनों का दो दो। तब उस टाइम पे पी एस कितना हो गया? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू क्या होगा? आप देखिए तो कि मैंने क्या इक्वेशन सही लिखा है। दो इक्वेशन दो नॉन, क्या सॉल्व हो जाएगा? दो इक्वेशन दो नॉन, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। पी नॉट ए का वैल्यू कितना आया, सॉल्व करके बताइए। 100। और पी नॉट बी? पी नॉट ए का 700 श्योर। और पी नॉट बी 1। एक और क्वेश्चन बनाइए। ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी विथ 30 with 30 mole percent of A is in equilibrium with its vapor, which contain 60 mole percent of A. Assume ideal behavior of the solution calculate ratio of vapor pressure of pure A and pure B.
आंसर आ गया। वेरी गुड। बोलो भाई, एक से कितना? 0.3। एक्स भी कितना? एक्स डैश है कितना? 0.6। एक्स डैश भी कितना? 0.4। राइट। क्या ए लिख सकते हैं? पी ए इक्वल टू पी ए। बोलिए यस। एक बार रॉल्स, एक बार डाल्टन। और फिर लिख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू एक्स डैश बी पी एस। सही है। मुझे पी नॉट ए पी नॉट बी का वैल्यू नहीं पूछा गया है, बस रेशियो निकालने से मतलब था। ए डिवाइडेड बाई बी, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी, क्या पी एस कैंसिल कर दें? तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी। बोलिए यस। पी नॉट ए बाई पी नॉट बी इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स से एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी। ये चारों वैल्यू तो आपको पता है ही, सामने चारों वैल्यू है। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7/2। तो रेशियो कितना हुआ? 3.5:2। करेक्ट है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कितना डिविएशन? दो डिविएशन, राइट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, लेकिन अभी भी मेरा कंडीशन क्या है? बोथ आर मिसिबल। तो आइडियल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उसमें सबसे बड़ा मास्टर पॉइंट क्या है? कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रॉल्स तो बोला गया है कि रॉल्स लॉ वैलिड फॉर आइडियल सोल्यूशन। इट रॉल्स लॉ डिसाइड करेगा कि आइडियल है नॉन आइडियल, आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये डिसाइड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में
ये पहला पॉइंट हुआ स्टूडेंट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन में सॉल्यूट और सॉल्यूट का के बीच का अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, तो आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन बढ़ जाता है, कम होता है या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन रहता है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ का अट्रैक्शन बढ़ ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट है? तो आप यहाँ देखिएगा, तो खुद बताओ भाई, यहाँ से ही सारा आंसर आने वाला है। इसका मतलब है कि बिफोर मिक्सिंग प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट रहेगा, बोलिए यस। आफ्टर मिक्सिंग ए के चारों तरफ बी रहेगा, अब बी के चारों तरफ, क्योंकि होमोजेनस सोल्यूशन हो गया। और मिक्स होने का मतलब क्या है? ए बी के साथ मिक्स हुआ और बी, तो बिफोर मिक्सिंग इनिशियल फेज क्या है? बिफोर मिक्सिंग। तो बिफोर मिक्सिंग उसके बाद आफ्टर फाइनल स्टेज क्या है? सॉल्यूशन। तो आप बिफोर से आफ्टर मिक्स में जाते हैं तो अट्रैक्शन कम हो रहा है या अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। और ये नेचर का रूल है, अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम, बोलिए यस। और जितना अमाउंट से एनर्जी कम होगा उतना अमाउंट से एनर्जी रिलीज करेगा। एक मिनट रुकिएगा, उतना अमाउंट से एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। अगर किस केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज करता है तो मिक्सिंग क्या रहा है, वो प्रोसेस क्या रहेगा? एक्सोथर्मिक कैरेक्टर का। तो यहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रहेगा। एक मिनट, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि प्योर वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप भी डाल सकते हैं, या अचानक से, अचानक से डालने से थोड़ा ज़्यादा डेंजर है। बट प्योर वाटर में अगर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालते हैं, राइट, तो एक टाइम के बाद देखिए वो खोलने लगेगा, राइट, और वहाँ से हीट रिलीज करेगा। इसका मतलब H2SO4 प्लस वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा डिविएशन दिखा रहा है? निगेटिव डिविएशन। कौन सा डिविएशन? क्योंकि जब एनर्जी रिलीज करेगा तो सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या अचानक से रिलीज करेगा या लिक्विड से होते हुए बाहर जाएगा? लिक्विड से होते हुए। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा? समटाइम्स आप ऐसा भी ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर में कुछ अगर ऐसा सॉल्ट डालते हैं तो देखते हैं कि फिर सॉल्यूशन बनने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है उसको मिक्सिंग के लिए कुछ एनर्जी चाहिए था, वो सॉल्यूशन से ही ले लिया, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। करेक्ट है? एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट बोलो भाई, मान लेते हैं कि बिफोर मिक्सिंग इन दोनों का वॉल्यूम का सम जो था, टोटल वॉल्यूम, मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है इन दोनों को मिलाकर। आफ्टर मिक्सिंग क्या 10 लीटर रहेगा या उससे कम हो जाएगा? क्योंकि और पास आया है, दूर गया है या पास आ गया है। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? कम। इनिशियल वॉल्यूम, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो डेल्टा भी मिक्सिंग क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। करेक्ट है? लेकिन ये हेडिंग क्या दिया हुआ है? मिसिबल। इसका मतलब हम लोग को उसको मिक्स नहीं करना है, खुद से भी मिक्स हो जाएगा। मतलब ये मिक्सिंग का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और कोई भी नेचर का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और डेल्टा जी क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो सारा गेम किसका था स्टूडेंट? अट्रैक्शन का। करेक्ट है? इसका मतलब निगेटिव डिविएशन के लिए सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, बोलिए यस। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो स्टूडेंट। और निगेटिव का मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक, उसके बाद डेल्टा भी मिक्सिंग, मतलब टोटल वॉल्यूम आफ्टर माइनस टोटल वॉल्यूम इनिशियल पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे एक लाइन लिख के लिखिएगा, सिंस मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस, सिंस मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। क्यों स्पॉन्टेनियस? देखो कि मेरा हेडिंग ही है मिसिबल, हम लोग खुद ही बोल रहे हैं ना मिसिबल, ई मिसिबल तो नहीं बोले हैं। सिंस मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस देयरफॉर डेल्टा एस टोटल क्या रहेगा? और डेल्टा जे
सिस्टम नेगेटिव, ये लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए स्टूडेंट। इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। इसको हटाएं, एक मिनट। क्या बोले? ये है क्लोरोफॉर्म और ये है, इस पे आगे बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी बात कर लेंगे। हो गया। और अभी भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है, और हैलोजन का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होता है। तो एक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, बोलिए माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट है। तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू, और अब मुझे मेजोमेरिक इफेक्ट जब खत्म करते रहूंगा ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो पक्का ऐसे भी आ जाएगा, एग्जाम्पल में है ही, बट फिर भी मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल गया तो, कि सर यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफिंग करना है बैक बॉन्डिंग का। और मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाने का टाइम पे, मेजोमेरिक इफेक्ट इज द राइट टाइम बैक बॉन्डिंग समझाने का। बैक बॉन्डिंग क्या है? इट इज जस्ट रिजोनेंस। बैक बॉन्डिंग क्या रहेगा? रिजोनेंस बिटवीन फुलफिल और वाइटल और वैकेंट और वाइटल। रिजोनेंस बिटवीन फुलफिल और वाइटल, चूंकि वहां भी पाई बॉन्ड ही बनता है, राइट। एनीवे, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? डेल डैश माइनस है, बोलिए यस। मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल प्लस। और इसके बीच में कैसा अट्रैक्शन रहेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। तो दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, उससे ज्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में हो जाएगा? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में, राइट। लास्टली इसको रट जाओ भाई, कि दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट? नेगेटिव डिविएशन, करेक्ट है। अब कुछ तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे आप रट जाएंगे। ये तो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हीट निकलने लगता है। इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रहा होगा तो एनर्जी आउट हो रहा है, राइट। अब चलिए, ध्यान समझना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाइएगा।
बोलिए आइडियल सोल्यूशन में ध्यान सुनना स्टूडेंट, आइडियल सोल्यूशन में यही तो था, ए और ए इक्वल टू क्या था, बी और बी इक्वल टू क्या था, ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, एट्रैक्शन। बोलिए क्या सही बोल रहे हैं? आइडियल सोल्यूशन में सॉलिड और सॉलिड के बीच का अट्रैक्शन और सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन अलग था या ऑलमोस्ट सेम था? ऑलमोस्ट सेम था। करेक्ट है। अब आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए और ए के बीच का अट्रैक्शन, ए और ए के बीच का अट्रैक्शन ए और बी के अट्रैक्शन से कम को यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब आपको बताना है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में किसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए के चारों तरफ कौन रहेगा? बोलिए बी, मिक्स हो चुका बी के चारों तरफ। तो बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल केकड़ा वाला थ्योरी हो जाएगा? केकड़ा समझते हैं? केकड़ा जिसका बहुत सारा पैर होता है, यस, बिल्कुल इंडियन माइंडसेट को दर्शाता है, लेग पुलिंग। उसको ओपन कंट्री में भी रख देंगे तो नहीं बाहर निकल पाएगा, एक निकलेगा तो चार खींचेगा, राइट। वहाँ यहाँ भी वही होता है। ए भे, ए भेपर में जाना चाहेगा, कौन रोकेगा? बी। अब बी जाना चाहेगा तो नहीं लगता है कि इसके अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा बाई सप्लाइंग हीट ऑफ वेपराइजेशन, तब ये फ्लाई करेगा। करेक्ट। बट मुझे लगता है कि इसमें और इसमें यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन है। बोल भाई यस। वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है बट यहाँ पे ये बढ़ गया है। तो अब बोलना है एक, मतलब हम लोग जस्ट कंपेयर के कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट है। मान लेते हैं कि आपके पास एक आइडियल सोल्यूशन है और वही सोल्यूशन अगर नॉन आइडियल हो जाए, हाइपोथेटिकल सोचिए, सेम ए और बी कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि कुछ देर तक आइडियल रहा, बाद में नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन हो गया। तो जब नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन हुआ तो ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? बोले कम हो जाएगा। ए का क्योंकि इसका अट्रैक्ट क्या कर रहा है, अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो इसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम, और यहाँ पे ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा। करेक्ट है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ देर के लिए कि मान लेते हैं कि एक सॉल्यूट है और दो अलग अलग सॉल्वेंट में मिलाए हैं, एक सॉल्वेंट में उसका आइडियल कैरेक्टर, आइडियल सोल्यूशन बन रहा है एक सॉल्वेंट के साथ। ऐसा तो हो सकता है ना भाई। एक मिनट यहाँ देखिएगा, बेंजीन मेरा सॉल्यूट है, बोलो भाई यस, बेंजीन को टॉल्यूम डाल देंगे, बोलिए आइडियल सॉल्यूशन। अब बेंजीन को H NO3 के साथ मिला देंगे तो तालमेल खाएगा? H NO3 हो गया हाईली क्या, पोलर, H बॉन्डिंग होता है, तो दोनों का कैरेक्टर अलग अलग हो गया। तो कैरेक्टर अलग तो क्या सिमिलर कैरेक्टर वाला आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? तो कैसा करे रहेगा, नॉन आइडियल। तो क्या सेम सॉल्यूट दो अलग टाइप का सॉल्यूशन बना सकता है, आइडियल और नॉन आइडियल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? तो फॉर ए मोमेंट मैं ऐसा एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरा सॉल्यूट कॉमन है और एक सॉल्यूशन में आइडियल कैरेक्टर है, दूसरे में नॉन आइडियल कैरेक्टर है। करेक्ट है। ओके। तो बोलिए कहाँ पे ए का ज्यादा वोलेटाइल कैरेक्टर रहेगा? आइडियल में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा और नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा। सेम फॉर बी, बी को जाने से कौन रोकेगा, ए, बट उसका भी अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, बोलिए यस।
क्या मैंने सही लिखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विथ नॉन आइडियल, और कौन सा डिविएशन? निगेटिव, लेसर देन पी ए आइडियल, राइट। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? पी वी नॉन आइडियल विथ विच डिविएशन? लेस देन पी वी आइडियल। एग्री? यहाँ देखो स्टूडेंट, ए लेस देन बी और सी लेस देन डी, इसको जोड़ते भी तो हैं। ए प्लस बी सी, ए प्लस सी लेस देन क्या बोल सकते हैं? बी प्लस डी। बोलिए यस, ये तो मैथमेटिक्स इक्वेशन है। क्या इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें? जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए, आप लोग बोलते कि नहीं स्टूडेंट? नॉन आइडियल, बोलिए यस, विथ निगेटिव डिविएशन लेस देन, बोलिए पी ए प्लस पी वी आइडियल, बोलिए यस। और एक मिनट, पी ए प्लस पी वी इक्वल टू वाट? पी एस, राइट। और एक मिनट रुको भाई, जैसे ही पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी एस बोल दिए तो नहीं तो क्या आप डाल्टन्स लॉ बोल दिए? टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। इसका मतलब डाल्टन्स लॉ यहाँ हर जगह पे अप्लाई होता रहेगा। वो वेपर, वेपर किसी का भी हो, आइडियल सोल्यूशन का या नॉन आइडियल का, जब वेपर में चला गया तो वहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा ही होगा। तो इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं, जोड़ने का मतलब कौन सा लॉ दिमाग में आ रहा है? डाल्टन्स लॉ, करेक्ट है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? इसके बदले लिख दे, नेक्स्ट पे जाऊंगा। पी एस नॉन आइडियल लेस देन पी एस ओके। यहाँ तक सही है, करेक्ट है ना? एक किसका ग्राफ? बोलिए। अब सही है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आइडियल सोल्यूशन था। अब एक मिनट, यहाँ देखो स्टूडेंट, पी ए नॉन आइडियल, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एडवांस तक में आया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ पे बहुत काम करने वाले हैं। इस इसका जो ग्राफ रहेगा, इसका कोई इक्वेशन तो मिलेगा नहीं, बोलिए यस, क्योंकि रॉल्स लॉ नहीं फॉलो करता है। रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा था तो हम लोग को इक्वेशन मिल रहा था। बट इतना तो आइडिया हो गया कि इसका ग्राफ इससे नीचे रहेगा, क्योंकि लेस है, मोर है या लेस है? लेस है, राइट। तो सेम कंपोजिशन में, सेम कंपोजिशन, मान लेते हैं कि एक्स ए का वैल्यू 0.4 और एक्स बी का वैल्यू 0.6। इस कंपोजिशन पे एक बार सोच लीजिए आइडियल, और एक बार सोच लीजिए नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। तो आइडियल के टाइम पे जो टोटल प्रेशर मिलेगा सॉल्यूशन का, और नॉन आइडियल विथ निगेटिव, दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा? आइडियल का ज़्यादा रहेगा, और नॉन आइडियल विथ निगेटिव कम रहेगा। और ऐसा कितना कंपोजिशन बन सकता है? इनफाइनाइट। कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो इसके यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो इनफाइनाइट कम पॉसिबिलिटी लेकर, राइट। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ का इक्वेशन नहीं पता है, बट ए आइडिया हो गया है।
इसका ग्राफ इस ग्राफ से नीचे रहेगा, करेक्ट है। एक किसका ग्राफ, ये भी पीए का ही है विथ ए पीए, क्या लिखेंगे, ऑफ नॉन आइडियल। अरे नॉन आइडियल दो टाइप का होता है, इसलिए मेंशन करना पड़ेगा, निगेटिव डिविएशन, करेक्ट है। चलो भाई यहाँ देख लीजिए आप लोग, एक किसका ग्राफ था, ये था पीबी विथ आइडियल कैरेक्टर, करेक्ट है। अब पीबी नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, वो करेक्ट है। तो एक ग्राफ क्या रहेगा, पीबी विथ नॉन आइडियल, इससे ऊपर रहेगा या नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि निगेटिव डिविएशन है। तो निगेटिव डिविएशन के लिए हम लोग ये भी तो लिखेंगे, पीबी नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन लेस देन व्हाट, पीबी आइडियल। तो कभी वहां से एक रफ आइडिया, बट नॉन आइडियल का भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा, बोले क्यों, एक्स से जीरो तो एक्स भी वन, तो वहाँ पे सोल्यूशन है ही नहीं। डिविएशन तो तब होगा ना जब सोल्यूशन बनाएंगे, एक्स से जीरो तो यहाँ पे एक्स भी कितना, तो करेक्ट है। और जहाँ पे एक्स है वन तो वहाँ पे एक्स भी क्या, जीरो। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, इस दो पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या सोल्यूशन रहेगा या प्योर फॉर्म किसी का रहेगा, यहाँ पे किसका प्योर फॉर्म, एक्स बी का। यहाँ पे किसका प्योर फॉर्म, इसलिए यहाँ पे पी नॉट ए है। और ये वाला ग्राफ है, ग्राफ कहाँ के मिल जाएगा, यहाँ पे के आकर मिल जाएगा, करेक्ट है। तो अब समझ में आया कि ये पीबी विथ नॉन आइडियल निगेटिव डिविएशन का ग्राफ मैंने नीचे क्यों रखा। सही है। एक किसका ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन, पूरा बात बोलिएगा स्टूडेंट, पीएस आइडियल, पीएस यहाँ तक आइए, सही है। एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, होना चाहिए, राइट, बट आपके सिलेबस में है स्टूडेंट, इसको हटाएं। ओके, कल मैं पेरेंट का पेरेंट टीचर पीटीएम में कल भी किया, शायद पहला बार ही किया होगा। चार पांच बच्चा बेचारा डिविएट हो रहा था, होता नहीं कि एकदम बैच स्टार्ट हो रहा है तो, और वो अभी बच्चा बगल वाला क्लास में क्लास कर रहा है, और उनके इंडिविजुअल पेरेंट्स को किसी के फीडबैक्स वो आए हैं। अब देखिए ये तो होता ही है कि अगर आपका रिजल्ट रहेगा तो आपको देख कर 10 लोग आएंगे, और होना भी चाहिए।
उस टाइम पे आप आसपास के लोगों के लिए आइडियल बने हुए हैं। अब उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाता है कि कोई किसी का नाम लेकर फीडबैक लेकर आए हैं, एक पर्सनल केयर भी स्टार्ट होता है। और इनिशियल में 10th 11th में बड़ा डिविएशन होता है, खतरनाक लेवल का। एक तो 10th 11th में मैं बस 2 मिनट टाइम लूँगा, इसके बाद कुछ बढ़िया पढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए कि सारे बच्चों को ना पेरेंट्स बाइक दे दिए हैं। अब बाइक दे दिए हैं तो अब बाइक का मोबाइल हो गया, 11th में चले गए, तो अपने आप को पहले तो 10th में से 11th में आते ही सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया। बट मैं बोलता हूँ कि 11 12 2 साल तक अभी छोटे ही रहो, और एकदम बिल्कुल पेरेंट्स के प्रेशर मत तैयारी कीजिए, बट एक माइल्ड केयर पेरेंट्स का रहेगा। हालांकि उस कभी कभी बर्डन भी लगने लगता है, फ्री होकर तैयारी करने मतलब पजल होने लगता है, स्कूल और कोचिंग में जो आप फंसने लगते हैं। और इन सब चीज़ों से हम लोग बच के निकल गए। तैयारी में नॉट ए सिंगल डे मेरे फादर आए थे पटना, बड़ा अलग उनका फिलॉसफी चलता था। भाई जितना दिन तुमको पढ़ना है पढ़ लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं करोगे तो वापस घर पे आकर खेती करना है। मतलब मैं ये नहीं देखने जाऊँगा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, चाहे वहाँ जाके मूवी देख लो या नेता बन जाओ या वापस आ जाओ, जो करना है कर लो। और उसके साथ एक और प्लस पॉइंट था कि मुझे मेरे भाई लोग पढ़ा रहे थे, तो फादर और फ्री है थे, भाई लोग समझेगा। और भाई लोग बेचारे, एक बड़े भाई मेरे उस तरफ ऑफिस आकर रहते थे यहाँ पे, उनका शायद मैं नेफ्यू से शायद आपको मिलवाया था, NIT सिलचर, हाँ उन्हीं का बेटा है। तो वो लोग ही मतलब मुझे पढ़ा रहे थे, पैसा दे रहे थे। भाई लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, तो भाई लोग का भी एक ट्रस्ट था। हालांकि उन लोग को कुछ कुछ बदमाशी मेरा उनको पता था, तो मैं बहुत मूवी देखता हूँ। बट लास्ट में बड़े भाई तो नहीं बोले, छोटा भाई आके मुझसे जो छोटा था वो बोल दिया, जैसे आप सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत मूवी देख रहे हैं, पता नहीं इस बार IIT होगा कि नहीं होगा। और एकदम पिक पॉइंट था उनके लिए, हो जाएगा जाओ आज के बाद नहीं देखेंगे। तो 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ मैंने मूवी देखना छोड़ दिया। एक होता है ना कुछ कुछ आदत, एडिक्शन। अब सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो लगता है कि पागल हो जाएंगे। कुछ तो इंटरटेनमेंट चाहिए। आप लोग का ज़माना जैसा तो था नहीं, ना मेरा पास मोबाइल था ना कुछ था, तो पढ़ने के नाम पे यही था, यू कैन बिन या कुछ कॉमिक्स, नहीं तो नोवेल। उस टाइम पे मैं बहुत सारा नोवेल पढ़ा था, हर दिन खाना खाने के टाइम पे 10 मिनट, 5 पेज। कुछ तो चाहिए आउट ऑफ सब्जेक्ट होने के लिए, नहीं तो सुबह से शाम तक IIT ही चलते रहेगा, और उसका प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो कल मैं बुलाया और पेरेंट्स को समझाया कि देखिए आप लोग बच्चे का केयर कीजिए। सबसे पहला चीज़ तो ये सिखाइए कि हर क्लास में, अगर एवरी क्लास में मैं देख रहा था कि 15 मिनट लेट आ रहे थे, एक साथ ग्रुप में आता था। अब एक साथ बाइक उड़ाते हुए आता होगा राइट, पांचों को बाइक मिला हुआ है, और उसके बाद लेटर बाइक है, उसके बाद लेट आ रहा है। आराम से आने से भी तो एकदम ऑन टाइम पहुंचेंगे। अगर 15 मिनट लेट आएगा, और सपोज कीजिए कि वही फर्स्ट 15 मिनट मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, समटाइम्स ऐसा ही होता है, अब बाकी टाइम उसी थ्योरी पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो पूरा क्लास तो उसका ब्लैंक हो गया भाई। और उसके बाद थर्ड थर्ड टर्मिनल होता है ना, थर्ड टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है जस्ट 11th में जाते ही। वो सबसे शॉकिंग रहता है, खतरनाक। स्कूल में होता है ना, जब 10th से 11th में जाएंगे तो थर्ड टर्मिनल तिमाही, 3 महीना होता भी नहीं है वो नाम देते हैं तिमाही, 6 महीना होता भी नहीं नाम देते हैं छमाही, और 1 साल होता भी नहीं है नाम देते हैं एनुअल एग्जाम। तो बड़ा गेम चल रहा है, और इसमें एक डिबेट भी हुआ था नेशनल TV पे। और बेचारा स्टार्ट हुआ तो 15 दिन उधर क्लास छोड़ दिया। उनके भाई ऐसे तो तुम्हारा इतना सारा एग्जाम होते रहेगा 2 साल में, और हर एग्जाम 15 दिन छोड़ दोगे तो तुम क्लास कितना दिन करोगे कैटलिस्ट में। इन सब बच्चों से सीखिए जिनसे मतलब मैं मिलवाऊंगा। हार्डली हार्डली 2 साल में उन लोग का भी स्कूल चलता था, हार्डली 5 क्लास पढ़ा होगा भाई, हार्डली 5 क्लास। स्कूल है, एग्जाम कल है, आज छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है, बट परसों एग्जाम है तो आज क्लास नहीं आने का कोई मतलब नहीं है। अब उतना आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, या उतना पत्थर दिल का होना पड़ेगा कि भाई तिमाही छमाही को टॉलरेट करते रहो, अगर बड़ा लक्ष्य है तो। उसमें अगर तो उसमें डरने की बात है, पेरेंट्स का भी प्रेशर आ जाता है। जैसे प्रियांशु गोस्वामी का पेरेंट्स तो एकदम एग्जैक्टली मैं आप लोग से भी कभी मिलवाऊंगा। उनका काउंसलिंग मैं किया हूँ, शायद वो इंजीनियरिंग फिजिक्स लेने वाले हैं, और उनका अच्छा अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है।
लाइक आई शायद दिल्ली में भी मिलने का चांस है। तो इसलिए आप लोग भी अपना कुछ सर्टिफिकेट रहेगा, वैसे जनरल कैटेगरी से हैं बट उसमें EWS भी कैटेगरी एक रहता है, शायद इकोनॉमिकल कुछ पैसे के बेसिस पे कुछ होता होगा, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला कि सर एग्जैक्टली मैं जाके एसएसओ में टीचर से ही मेरा डिबेट हो गया, हॉट डिबेट, क्योंकि वो मेरे बच्चों को एकदम बिल्कुल टारगेट किए हुए थे कि नहीं तुम 97% लाना, 96 स्कूल का नाम रोशन करना। तो बोले कि सर इन्होंने जाके बोला कि 97% मेरा बच्चा ले भी आया और कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, देन व्हाट, और 92 ही लाया और कहीं पर सिलेक्शन हो गया। इसलिए प्लीज़ मेरे बच्चों को वीक में 2 दिन ऑफ दीजिए, अपार्ट फ्रॉम संडे। मुझे नहीं चाहिए 97%, मैं एज ए पेरेंट्स बोल रहा हूँ भाई। लेकिन इतना गट्स कितने पेरेंट्स को रहेगा। प्रॉपर हॉट डिबेट किए भाई। सर मैं बोला ये बात क्योंकि मेरा बड़ा बेटा आइजर किया है, तो मुझे पता था कि तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए। तो ये बिल्कुल सपोर्टिव पेरेंट्स हो गए। अब एक पेरेंट्स रहेंगे तुमको सुबह उठ के डेली स्कूल चला जाना है, घर में रहो ही मत, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ना कहीं उनको सही से उन पेरेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग में ये बैठाया कि अब मुझे सबसे पहले माइल्ड काउंसलिंग, और उसमें ख़राब बात नहीं है, पेरेंट्स को करना पड़ेगा। अभी इस साल से लेवल तो क्लास है, अभी 5 बुलाया हूँ, धीरे धीरे करके सबको बुलाएंगे। ऐसे ही चाय कॉफ़ी पे बात करेंगे कैसा चल रहा है, थोड़ा उनको बताएंगे कि बच्चों को प्रेशर मत बनाइए, अगर तैयारी करवा रहे हैं तो थोड़ा कम मार्क्स होगा भी तो 12th बोर्ड का मैं संभालूंगा। तो ऐसे क्या होगा ना, बच्चा खुल के सब्जेक्ट सीख पाएगा। अब उसके बाद देखिए बच्चा कैसे मिसगाइड करता है पेरेंट्स को, और बच्चा कोई और मिसगाइड कर दिया होगा। अब क्लास में कभी कभी होता है ना कि जैसा मार्केट का माहौल है, नाम मुझे लेना पड़ता है। अब मैं क्या बोल दिया, मैं बहुत 100 टाइम्स आजकल बोलता हूँ कि नीट का आएगा, क्योंकि नीट का मार्केट ज़्यादा है, तो बोलना पड़ता है। आज से 10 साल पहले सिर्फ IIT का नाम लेते थे, बट एक्चुअली मेरा तो पढ़ाने में कहीं ये थोड़े है कि मैं CP ऑफ सोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो ये नीट का CP ऑफ सोल्यूशन है, ऐसा है क्या? ये रॉल्स दोबारा आकर लिखेंगे दिस इज फॉर नीट, रॉल्स लॉ, राइट? तो ऐसा तो है नहीं। एक तो तो उन्होंने, तो उनके फादर बोले कि सर ये बोलते रहता है कि सर तो सिर्फ नीट का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो NDA करना है। तो मैं बोला कि ना नीट का पढ़ा रहे हैं, ना JEE मेन का पढ़ा रहे हैं, ना एडवांस का पढ़ा रहे हैं, मैं सिंपल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम ये है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छा खासा नॉलेज दे दें, जहाँ के एग्जाम में बैठो वहाँ का क्वेश्चन बनना चाहिए। और फिर समझा है कि आपके बच्चों को क्लास 12th का केमिस्ट्री का एग्जाम देना है या नहीं देना है। देना है। मान लेते हैं कि उनको नीट नीट नहीं करना है, 12th का बोर्ड का तो केमिस्ट्री देना है, और 12th का केमिस्ट्री में 11th आएगा क्या नहीं आएगा? नहीं आता तो मैं कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाता, आएगा भर भर कर। तो उनको प्रॉपर समझाए कि बच्चे ना, बच्चे के सामने कि आपको मिसगाइड कर दिया कि नहीं यहाँ तो नीट का चल रहा है तो मुझे तो चाहिए नहीं। नहीं चाहिए तो 12th बोर्ड में तो केमिस्ट्री पास ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि सारा GOC लगेगा रिएक्शन में। इसलिए बिना 11th का केमिस्ट्री क्लियर हुआ क्या क्लास 12 का केमिस्ट्री समझ में आएगा? तो देखिए पेरेंट्स तो वही सुनेंगे अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो। मुझे लगा अच्छा इतना खतरनाक लेवल पे भी हो जाता है मिसगाइड। अब वो बच्चा को कोई और बता दिया होगा। NDA करना है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी काम आ जाएगा, बट 12th बोर्ड भी तो पास करना है। सिंपल लॉजिक है। तो अच्छा हुआ कि मतलब मैं 5 बार, उस बच्चे 5 डिबेट हो रहा था, मैं मिस गाइड हो रहा था, उसको गाइड किया। एनीवे ऐसा ऐसा स्टोरी है भाई, समझे? एक किसका ग्राफ? बोले PS, वेरी गुड। और एक किसका ग्राफ? ये हो गया PS आइडियल।
अरे क्या रहेगा स्टूडेंट? पीएस बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, करेक्ट है। चलिए, आप लोग में से कुछ लोग पढ़े हैं, मैंने तो नहीं पढ़ाया है। और जो लोग पढ़े हैं वो बताइए, एक ग्राफ सही है या गलत है? अच्छा, इसे लाइन ड्रॉ कर दी इसलिए। एक ग्राफ सही नहीं है। ए है पी नॉट बी, ए है पी नॉट ए। ध्यान से सुनना स्टूडेंट। एक मिनट। ए पॉइंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट। नॉन आइडियल, करेक्ट, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, नॉन आइडियल विथ में सॉल्यूशन बनाने का कितना तरीका? इनफाइनाइट। उस इनफाइनाइट तरीका मतलब एक्स इक्वल टू 0.1 तो एक्स भी 0.9 हो जाएगा। ऐसे एक्स और एक्स बी का वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो कितने टाइप का सोल्यूशन बना सकते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन बना सकते हैं। सोल्यूशन सेम ही रहेगा, नाम ए और बी का ही रहेगा। कंपोजिशन वाइज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में एक खास कंपोजिशन रहेगा, जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम वेपर प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? लोएस्ट रहेगा। और वो लोएस्ट वैल्यू पी नॉट ए पी नॉट बी में जिसका वैल्यू कम है उससे भी कम रहेगा। बोली मैंने क्या बोला? एक खास कंपोजिशन, और वो खास कंपोजिशन ए है एक्स से और ए पॉइंट। यहाँ पे एक्स इक्वल टू व्हाट? 0, और एक्स भी इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या? एक्स इक्वल टू 1, एक्स भी इक्वल टू 0, राइट। बट उसमें इन दोनों के लिए एक ऐसा खास कंपोजिशन रहेगा, जिस कंपोजिशन पे अगर, क्योंकि मुझे पता है कि एक ग्राफ इससे नीचे ही रहेगा, एक ग्राफ इससे, एक किसका है? पीएस नॉन आइडियल विथ व्हाट? निगेटिव। अरे क्या है? पीएस आइडियल। तो जनरली दिमाग में यही आया कि ग्राफ मुझे, ग्राफ मेरा ग्राफ इस लाइन से नीचे रहेगा, दैट्स इट। बट इसमें कुछ और होता है, और वो होता यह है कि इसमें एक खास कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोएस्ट, और लोएस्ट वैल्यू का वैल्यू लेसर देन, लेस देन स्मॉलर ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। हम लोग बोलते हैं ना स्मॉलर देन और स्मॉलेस्ट एमंग द कम्बिनेशन। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम लोग रेसिस्टर है R1 R2 R3, इसको पैर, यहाँ देखो ध्यान सुनो स्टूडेंट, और इसका पैरेलल में अगर कम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन, तो जो वैल्यू मिलता है उसका वैल्यू इन तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा उससे भी छोटा हो जाता है। वही बात बोलना चाहूँ तो उसको कैसे बोलिएगा? आर इक्वलेंट, वैल्यू ऑफ आर इक्वलेंट इज लेस देन या स्मॉलर देन और स्मॉलेस्ट ऑफ एमंग ऑल R1 R2 R3। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक पार्टिकुलर खास कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स स्मॉलर देन
स्मॉलेस्ट ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। अगर यह स्मॉलर नहीं रहता इससे, तो इन दोनों में कौन कम है, ए, तो ये और इससे भी नीचे जाएगा और तब ऊपर उठेगा। अगर ए ग्राफ फॉलो करते तो इस ग्राफ में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी पी नॉट बी से कम हुआ है, इसलिए रॉन्ग हो गया। सर उस कंपोजिशन का नाम क्या, उस कंपोजिशन का नाम आप जानते हो, उस कंपोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बोलिए कौन सा मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट है। और इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप, क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप, विथ पॉजिटिव डिविएशन या निगेटिव डिविएशन, निगेटिव। ये जो खास कंपोजिशन, तो सबसे पहले लोएस्ट यहाँ पे ही रहेगा, इसे क्रॉसपॉन्डिंग जो कंपोजिशन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट है। बोलिए व्हाट द क्वालिटी ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक मिनट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को के कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब, इसका मतलब है कि जब जैसे ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, ध्यान सुनो स्टूडेंट, ए और बी को मिलाए और यहाँ पे हैं, तो उसमें क्या है, ए और बी दोनों है, डैम से ए और बी का अपना इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो। बट जब वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जा गया, तो इसका मतलब क्या है, एक नहीं, इसका मतलब नहीं समझे आप भाई। अगर यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0.4 और एक्स बी का वैल्यू 0.6, तो इसका वेपर में भी एक्स डैश कितना रहेगा, 0.4, और एक्स डैश बी भी कितना क्या रहेगा, यस, मतलब सेम प्रोपोर्शन में वेपर में जाएगा, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं, करेक्ट है। इसका मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट है। एक मिनट, बोलिए, बोलो भाई, वोलेटाइल करेक्टर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ना। वाटर और पेट्रोल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वाटर का। पेट्रोल को तो ऐसे ओपन करने में रख दीजिए तो उड़ जाएगा, राइट, मतलब 25 डिग्री पे भी वो वेपराइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, उल्टा बोलिए, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम बॉइलिंग पॉइंट, तो वोलेटाइल कैरेक्टर बॉइलिंग पॉइंट सीधा चल देगा या जस्ट उल्टा चलेगा। तो अब बोलो भाई, इस सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन में सबसे लोएस्ट वोलेटाइल कैरेक्टर किस कंपोजिशन में मिलेगा सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे वोलेटाइल कैरेक्टर सब बॉइलिंग वेपर प्रेशर सबसे कम है, तो वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे कम, तो क्या बोल सकते हैं इसी कंपोजिशन का करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसे क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, करेक्ट है। इसी नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, यहाँ तक समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्लास में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बहुत बढ़िया से डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब एक मिनट, इस पॉइंट को देखकर क्या बोल सकते हैं कि प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, राइट। ए मैंने किसका ग्राफ प्लॉट किया, बोलिए बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन। बट आइडियल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन मुझे नहीं पता है, बस ये अनुमान है कि ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा, बट स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे बस एक लाइन खींच दिया। बट इतना डैम श्योर है कि यहाँ देखिएगा कि ग्राफ वहाँ देखकर कि वेपर प्रेशर का जस्ट उल्टा ग्राफ रहेगा, राइट। तो जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वोलेटाइल कैरेक्टर या वेपर सबसे कम, उसी कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, राइट। और वो, और इस पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं कि एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ टी नॉट ए टी नॉट बी, ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटेस्ट ऑफ, जो टी नॉट ए और टी नॉट बी में जो ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। ऐसे होना चाहिए था क्या, इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाकर नीचे आएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और यहाँ का ए वैल्यू और यहाँ पे ए वैल्यू अलग रहेगा, सेम ही वैल्यू है, बस ग्राफ चेंज कर दिए हैं। तो नहीं लगता सारे ग्राफ को रटना बहुत आसान है। यहाँ देखो स्टूडेंट, कुछ मत कीजिएगा, मतलब कुछ करना है, इसको ऊपर करना है और इसको उल्टा कर देना है, बाद में समझाएंगे, किसी को एग्जाम तो पास कर जाएंगे। एक से प्लस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आपसे एक मिनट, अब बोलो भाई, पहला ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी एजियोट्रॉप्स, दो। अब कहाँ मिलेगा एजियोट्रॉपिक कॉन्सेप्ट, आइडियल सोल्यूशन में होगा या नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल दो टाइप का, निगेटिव एंड, निगेटिव वाले को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अब पॉजिटिव वाले को आगे चल के बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, समझे। तो आपको फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा निगेटिव डिविएशन में कौन सा एजियोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग। बस ये याद करने का ही मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एजियोट्रॉप। एक लिख लीजिए नोट करके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एग्जिस्ट इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, maximum boiling azeotrope exist in non-ideal solution with negative deviation। यहाँ तक हो गया। तो इसी क्लास को संडे को आगे बढ़ाएंगे, करेक्ट है। और संडे को क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिविएशन, ये ग्राफ चलेगा कंप्लीट पूरा। अभी
नहीं कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा बट ग्राफ तो चलेगा। क्लास मैंने अपना प्लान बता दिया। ठीक है, आप लोग को अब कोई टेंशन थोड़े है। जैसे अभी मैं आपको कॉपरेट कर रहा हूँ कि आप वीडियो देख लीजिएगा, वैसे आप लोग भी मुझे कॉपरेट कीजिएगा जब क्लास बढ़ा लूंगा तो। एक क्लास बढ़ाने वाला हूँ वेरी सुन। और उस टाइम पे जैसे मैं एकदम ओपन हार्टेड कॉपरेट कर रहा हूँ ना, कि एकदम कोई बात नहीं है स्टूडेंट, एग्जाम भी संभाल लो और मेरा देख लीजिएगा, वैसे ही जैसे ही ये क्लास बढ़ाएंगे और मॉर्निंग बढ़ाऊंगा, मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप लोग सब। कोई फर्क पड़ता है, क्लास ले भी लिए, कुछ लॉस नहीं होगा, नथिंग टू वरी। प्योर इनऑर्गेनिक ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा, राइट। आपको ही फायदा हो जाएगा। एक क्लास तो बीच में वीडियो फॉलो कर सकते हो, उससे आपको फायदा हो जाएगा। अगर थ्योरी आगे बढ़ते रहेगा तो उसका प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेंगे, और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। अभी तो मैं री नीट से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ स्टूडेंट। कैसे बच्चों को छोड़ दें? आज भी फुल टेस्ट था, कल डाउट लिया, फिर कल से डाउट लूंगा। तो अब इतना दिन पढ़ाए हैं तो अब मुझे लग रहा है कि एक या एक नहीं, बहुत सारा रिजल्ट होने वाला है। बट एक दो स्टूडेंट को मैं जित एक नहीं, मेरा कुछ ऐसा हो रहा है ना कि आज मिस्टर ए बोल दिए सर डाउट है और उनका एग्जाम है, कल मिस्टर बी बोल दिए, कल मिस्टर सी बोल दिए, और उसमें किसी ना किसी का टाइम निकालना है, और टाइम निकाल रहे हैं, राइट। और उसमें मैं नाखुश नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा अब लास्ट 2 साल से मैं प्रिंसिपल ही बना लिया कि अब मुझे कैटलिस्ट को दोबारा उस पॉइंट पे जाने के लिए 1 to 1 काम करना पड़ेगा। अगर हम आपको पर्सनली थोड़ा सा केयर कर लिया और उससे आपका रिजल्ट हो गया तो बेस्ट है। पहले क्या होता था, पढ़ा के चल दिए, मैंने अपना काम कर दिया। बट मुझे लगता है कि थोड़ा पर्सनल केयर करने से रिजल्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। यस, क्या नाम है लास्ट में, सुधांशु। उनसे अगर उनके साथ भी मुझे बहुत बैठ के बात करना पड़ेगा, वो बीच बीच में बेचारे घबरा जाते हैं। होता है ना, थोड़ा डर तो है मन में। लेकिन हो सकता है कि अगर थोड़ा काउंसलिंग करने से, साथ में बुलाने से बीच में एक आध दिन, राइट, अगर कुछ और अच्छा होगा ही होगा। आप ये बिल्कुल मत डरिए कि नहीं होगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। ये सब आप डर के साए में आकर तैयारी करोगे तो बहुत खराब आईक्यू लेवल होगा। खुल के शॉर्ट के लिए, हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वर्स्ट एट वर्स्ट के लिए रेडी रहना है, अब बेस्ट का ट्राई करना है। सब कुछ आसान नहीं है भाई। मतलब जितना आप देख रहे हो कि अच्छा सर तो बहुत खुश रहते हैं, खुश रहना आप सीख लिए। ये सोचे ना 2019 के बाद का क्या हुआ है। 22 22 23 तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से दो तीन तीन तूफान को झेला। पहला तूफान एलेन, तूफान ही था ना भाई हम लोग के लिए। हम लोग पूरा यहाँ साम्राज्य बनाए, हम खेती तैयार किए, पूरा माहौल बनाए, आईआईटी से निकल निकल कर यहाँ पे कि यहीं पे रुकेंगे। अरे इंडिया है, सबको काम करने का है। बट किसी कोई रोक थोड़ी सकता है, बट हम लोग को लिए तो झटका ही था बहुत बड़ा। पहला फर्स्ट चॉइस रहता था हम लोग का, 3 4 लोकल कोचिंग थे, तो बच्चों का पहला चॉइस रहता था यहाँ जाना है। तो जो 600 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो, उसके बाद दूसरा झटका कोविड। बट कोविड में मेरा एडमिशन बढ़ गया था, घटा नहीं था, बढ़ा था। ओवर द फोन, मतलब एडमिशन 11th क्लास में 120 हो गया था ओवर द फोन से। थर्ड रहा कहाँ कसर, अलग पांडे PW, राइट। और खैर वहाँ पे तो भीड़ है, रिजल्ट नहीं है। होगा ना कि मन से कोई, बाकी कोचिंग को मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट मेरे लिए तूफान ही था। ये सब होते होते क्या हुआ कि बच्चा 600 से 200 पे आ गया, 200 से 150 पे आया, राइट। तो आप एकदम बिल्कुल किंग की तरह थे। मतलब आज जब से भगवान की कृपा से कोचिंग स्टार्ट किया, तब से पैसे का कभी प्रेशर हुआ ही नहीं मेरे सर पे। ये ब्लेसिंग था। पैसा बहुत देख रहा था, प्रेशर होता ना कि कोचिंग 1 साल चलने के लिए कैसे चलेगा, कुछ नहीं। अब मैं तो इतना पैसा देखने की सोचा था, इतना देख रहा था, एक्चुअल में देख रहा था। कभी सोचा भी नहीं था चाहे 1.5 करोड़ 1 साल में देखेंगे, देख रहे थे। मैक्सिमम क्या, अब तो बच नहीं रहा था, ऐसा नहीं कि मेरे पास बच रहा था, बट देख तो रहे थे आ रहा है पैसा। कट करके बताऊंगा, रिकॉर्ड हो जाएगा।